चलिए पढ़ा तो मेरे पास भी है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट हो चुका था। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या था, याद है कुछ? पहाड़ी इलाके पे जो पेड़ उगते थे, पहाड़ी इलाके में ना कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे? कौन से कौन से कौन से हाँ, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं ना, और कुछ जानवर भी दिए गए जैसे शैगी हॉर्न हो गया। ठीक है, यहाँ बारिश कितना होता है? बारिश दो तरीके का मैंने बताया था ना, एक होता है 1000 to 2000 मीटर होता है। ठीक है, सॉरी ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो वहाँ पे वो क्रिसमस ट्री नहीं पाया जाता? कहाँ पे पाया जाता है? तो लिखा तो नहीं था इसमें? अरे ये कुछ कॉमन ट्रीज है। ठीक है, क्रिसमस ट्री थोड़ा ही होता है, क्रिसमस ट्री तो बनाया गया ट्री है, आर्टिफिशियल ट्रीज है। ठीक है, तो ये क्या है, 1000 to 2000 मीटर की ऊंचाई को क्या देखने को मिलेगा? एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि बहुत छोटे छोटे पत्ते पाए जाते हैं। कहाँ पे? 1000 से 2000 मीटर के आसपास। ठीक है, और दूसरा 1500 to 3000 मीटर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कैसे कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? अरे 1500 to 3000 कितने मीटर में कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं पत्तियां? कॉनिकल ट्री, चौड़े चौड़े नहीं पतले 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 मिलेंगे ना, पतले लंबे, ठीक ठीक मोटे। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये पे कहीं है कि नहीं? कहीं पे बताया था, कहाँ पे गया? सिल्वर फीवर का है द कॉमन। हाँ देखो, ये कौन कौन से पौधे हम पाए थे? पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेडर आर फाउंड। ठीक है, दीस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। साउदर्न स्लोप बताया था, साउदर्न स्लोप मतलब हिमालय के अपने साइड ना, जो हम हिमालय के दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जो है वो स्लोप जो बना रहा है उस पे पाए थे ये पौधे। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था। हो जाएगा कंप्लीट। हाँ 27 तारीख तक आ जाइए, हो जाएगा। अरे ये पासुलेस वाला। ठीक है, ये तो अभी हो जाएगा कंप्लीट। पासुलेस 27 से किस चीज का? पासुलेस हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। हाँ, खत्म हो जाएगा। कोई 27 दिसंबर ना, हाँ। आराम से उससे उसको पहले- अब उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हम देखते हैं? आज कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट। बात समझ आई? यस सर। मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड। तो कहाँ पे ये पाया जाता है? ज्यादातर कोस्ट एरियाज में, है ना, जहाँ पे समुद्र की लहरें आती हैं, उस वाले एरिया में वो कोस्ट उस किनारे पे, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे समुद्र होते हैं ना, तो ऐसे ही जगह पाई थी। कहाँ पे? ये कोस्ट एरिया पाई थी। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? मड एंड सिल्ट, यानी मड मतलब कीचड़ होते हैं और सिल्ट मतलब गाद वगैरह। ठीक है, उस तरीके से क्या हो, ऐसे तो ऐसे कहाँ पे इस तरीके का जो मड और कीचड़ वाला जो एरियाज कहाँ पे पाए मिलेगा? दलदली एरिया ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब मैंने क्या कहा था? ये कहाँ होते हैं? दलदली जगहों पे ना, कहाँ पे? जहाँ पे कोस्ट यानी समुद्रों के किनारे होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, जो नदियां आती हैं, नदियां जहाँ डेल्टा बनाती हैं, वहां भी अपने साथ क्या, यहाँ से जो पर्वतों से जहाँ से भी वो आती नदियां निकलती हैं, अपने साथ तमाम क्या करेंगी? कंकड़, पत्थर और तमाम सेडिमेंट लेके आती है ना। तो वो जहाँ सेडिमेंट्स अपना छोड़ती हैं एकदम बिल्कुल किसके पास? कोस्ट एरिया के बाद जब समुद्र के पास वो पहुंचती है तो अपने सेडिमेंट जो है पे डाउन कर देती है। उससे क्या होगा, जो वहां पे एक लैंड फॉर्मेशन होता है, वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। बात समझ आई? एग्जांपल समझ आया ना? सुंदरबन डेल्टा। हाँ, डेल्टा एरिया। हाँ, डेल्टा एरिया। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा हो गया। आगे देखिए, ये क्या है? रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, यानी कि इस सेक्टर में जब हम बात करते हैं, तो जो इस सेक्टर के जो प्लांट्स हैं, इसमें मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, उसमें जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, जमीन किसके अंदर आते हैं? पानी के अंदर। इसमें दिख रहा है ना, ये देखिए, ये इमेज दिख रहा है। ये क्या, इसके जो देखिए जड़ है, जड़ कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? पानी के अंदर, पास में मैंग्रोव फॉरेस्ट का। फिर हम क्या कह रहे हैं कि the deltas of the ये पाए कहाँ है? देखें, गंगा के डेल्टा पे। ठीक है, गंगा का डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? ईस्ट में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? ये साउथ ईस्ट है ना? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट में है। ईस्ट वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में गंगा नदी कहाँ पे फॉल होती है? प्योर वेस्ट बांग्लादेश में हाँ। जाके मिलते ब्रह्मपुत्र भी आता है और हाँ। दोनों कहाँ दिखते हैं? बांग्लादेश में। और फिर आगे निकलते हुए कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में वो बह जाते हैं, ठीक है, वहां पे मिल जाते हैं किसके साथ? समुद्र के साथ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? डेल्टा ऑफ दी गंगा, गंगा के डेल्टा पे महानदी, नदी पता है महानदी? हाँ ये था, मैंने जब रिवर चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था कि ये है क्या? महानदी। फिर क्या होता है? ये गोदावरी, फिर इधर से कहीं से कृष्णा निकलता है और फिर ये होता है क्या? कावेरी। ये चार नदियां क्या होती हैं? डेल्टा फॉर्म करती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के पास, ठीक है। और ऊपर जो होता है वो कहाँ से? गंगा नदी आती है, फॉर्म करती है यहाँ पे डेल्टा अपना, ठीक है। तो ये जो डेल्टा बनाते हैं इन एरिया का आपको क्या देखने को मिलेगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कुल मिला के कहाँ उगते हैं? डेल्टा एरिया में, खास तौर से डेल्टा, ठीक है। डेल्टा वाले जो नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां पे कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन, ठीक है। तो डेल्टा जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के माध्यम से जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वहां पे इस टाइप के वेजिटेशन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इसमें देखिए सुंदरी ट्रीज एक है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, साथ ही टिम्बर, पाम, कोकोनट, केवड़ा एंड अगर। ये क्या है? ये प्लांट से कुछ नेम है जो कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर काफी चर्चित नाम है ना, रॉयल बंगाल टाइगर। ये कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में। कहां पे? सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और क्या देखते हैं यहाँ पे? टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नैक्स, ये क्या है? तमाम ऐसे जीव जंतु हैं, तमाम ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो पाए जाते हैं कहां पे? मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट का पूरा, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक। मैंग्रोव फॉरेस्ट पर अब हम क्या देखेंगे? वाइल्ड लाइफ। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? वाइल्ड लाइफ, यानी कि अब हमने फ्लोरा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया। रिवाइज करा दूं थोड़ा सा, कौन कौन से होते हैं भाई? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियम, तीसरा थॉर्न फॉरेस्ट, चौथा मोंटे और पांचवा कौन सा? मैंग्रोव फॉरेस्ट। पांचों हो गए और पांचों बहुत एक्सप्लेनेशन से पता चल गया क्या क्या होता है, कहां कहां होता है, सबका एरिया मैंने बता दिया, अच्छे तरीके से कवर हो गया ना पूरा। अब हम किसके बारे में देखेंगे? वाइल्ड लाइफ, यानी कि जीव जंतु के बारे में, यानी कि फौना के बारे में। बात समझ में? अब हम किसको देखेंगे? फौना। तो इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फौना। इंडिया क्या है? इंडिया में तमाम ऐसे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। किसको लेके? वाइल्ड लाइफ को लेके। वाइल्ड लाइफ यानी कि फौना। वाइल्ड लाइफ फौना किसे कहते हैं? सर एनिमल्स एनिमल्स को डिनोट करने के लिए ना फौना यूज करते हैं, और फ्लोरा वेजिटेशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, यानी पूरे विश्व का 13% क्या होते हैं हमारे यहाँ फौना पाए जाते हैं। फौना मतलब जीव जंतु। जैसे पूरे अगर पूरे वर्ल्ड में 100 जीव जंतु पाए जाते हैं तो उसका 13 जीव जंतु क्या होते हैं हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। बात समझ में? 13%। It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals। कि कोई बताया था amphibians क्या होते हैं? Amphibians सर गोरिल्ला के टाइप के एक और नहीं, बंदर की प्रजाति होती है रेप्टाइल्स बता दीजिए। रेप्टाइल्स जिनके पैर नहीं होते हैं, ठीक है। छिपकली हो गया, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? रेप्टाइल्स कहलाते हैं। मैमल्स जो बच्चा है, ठीक है, जो एक नहीं देते, बच्चे देते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस होता है जो जल में और पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। टर्टल, ठीक है, घड़ियाल, ये सब क्या है? हाँ, मेढक जो जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि लगभग 5 से 8% क्या है हमारे यहाँ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स मिला के 5 से 8% हो गए, ठीक है। बाकी क्या किस में चले जाएंगे? इंसेक्ट वगैरह में, ठीक। इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए। फिर आगे क्या है? द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। तो मैमल्स के लिए हम क्या लिखते हैं? जो एनिमल्स है वो क्या है? सबसे बड़ा जीव है। कहां? एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट जो है इंडिया में नहीं, कोई भी कहीं भी, ठीक है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट। ये कहां पाए जाते हैं? हॉट वेट, यानी कि गर्म गीली जगह। हाँ, ठीक। जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट,
या फिर कह सकते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट की, ठीक है। उस जगह पे क्या क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इंडियन बाइसन, नीलगाय एंड चोरसिंगा, ये क्या है, गैजर्स एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द डियर और सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ये कुछ ऐसे ऐसे जीव जंतु दिए गए जो क्या होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक इतना ही है क्या चीज कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, लगभग कितने कवर करते हैं हमारे इंडिया में, 13% ना, 13% पूरा टोटल कवर करते हैं हम पूरे वर्ल्ड को लेकर अगर ध्यान दें तो। अगर वर्ल्ड में 100 एनिमल्स पाए जाते हैं तो उसमें 13% 13 लोग कहाँ, 13 एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में। सर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ब्राजील में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसको लेके, एनिमल्स को लेके, ठीक है। एनिमल्स को लेके फ्लोरा और फौना दोनों को, ठीक है, जहां तक मेरा नॉलेज है ब्राजील में ही। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर एंड लायंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है, इंडिया इज ओनली कंट्री, यानी इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ क्या, टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एकमात्र इंडिया, ये बात क्या है, इंडिया के लिए स्पेशली क्या है, इंडिया का फीचर्स है जहां पे टाइगर और लायन दोनों ही पाए जाते हैं। बात समझ आई। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ये क्या है, फेमस है किसके लिए, लायंस के, ठीक है। बाकी बंगाल टाइगर आपको पता है कहां पे बताया था, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, ठीक। बात समझ आई। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव जंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो कहां पे, हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय के एरिया में, है ना। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हिमालयी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर अ होम टू याक, यानी लद्दाख में क्या कहते हैं, याक मिलते हैं ना। याक ऐसे जंतु है, सैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्स सांड, नहीं ऑक्स मतलब बैल स्पीशीज है, नहीं लगता है। हाँ ठीक है। वन टोन तिब्बतियन एंटीलोप, द भरल ब्लू शीप इसको बोलते हैं, वाइल्ड शीप एंड द कियांग तिब्बतियन वाइल्ड एसेस, ये सारे क्या हैं, तमाम ऐसे जानवरों का नाम दिया हुआ है कहां पे, जो हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस खाली ऐसे ही आप लोग जान लीजिए इसको कौन कौन से होते हैं। कुछ ऐसे कुछ सिंपल से याक हो गए, और आपको क्या ऑक्स हो गए, और तिब्बतियन एंटीलोप हो गए, कुछ ऐसे नाम आपको याद कर लीजिएगा, उसके अलावा और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए कुछ ऐसे जीव जंतु हमारे यहाँ होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, रिवर्स, लेक्स या फिर कोस्टल एरियाज में, जैसे कि टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, ये सब क्या होते हैं, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, या फिर लेक्स में, झीलों में पाए जाते हैं, या फिर नदियों में पाए जाते हैं, ठीक है। और बर्ड्स, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो पक्षी के रूप में होते हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, क्या कह रहा है कि जो भारत में बर्ड लाइफ है वो क्या है, बहुत कलरफुल, यानी बहुत तमाम अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग बिरंगे क्या होते हैं हमारे यहाँ पक्षियां पाई जाती है, जैसे कि पीकॉक्स हो गए, फिजेंट्स, डक्स, ये क्या है, पैराकिट्स, क्रेन्स, pigeons और some of the birds inhabiting the forest and wetland of the country, ठीक है। कुछ हमारे जंगलों में और वेटलैंड्स मतलब गीले जगह, हाँ ठीक है, कोस्टल एरिया में या गीले जगह पे, वेटलैंड्स मतलब आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं, ये सारे बर्ड्स वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। वी आल्सो एक्सपेरिमेंट एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट, ये क्या कह रहा है, ये अभी अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। इस क्या चीज है इसमें, इंपॉर्टेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि अब हम देखेंगे, हमने पढ़ लिया नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ जान लिया क्या होते हैं, तमाम जीव जंतु देख लिया, हिमालय में कैसे पाए जाते हैं, मैदानी एरियाज में कैसे पाए जाते हैं, एलिफेंट्स वगैरह कहां पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और कुछ कोस्टल एरियाज में देख लिया, कुछ पक्षी देख लिया, ये भी जान लिया कि 13% हमारे यहाँ क्या है, एनिमल्स है। पूरे वर्ल्ड का अगर 100 है तो हमारे यहाँ उसका 13 है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इन अगर हमारे यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन है तो इसका लाभ क्या मिल रहा है, जू में कमाल है पैसा, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बात है कि जू वगैरह हो गया इधर, तो हम क्या देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टूरिस्ट पर्पस, जरूरत क्या है इस चीज का, इस आखिर क्यों हम इसे कंजर्व करने का प्रयास करते हैं, क्यों इसे हम ताकि एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ताकि एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो विलुप्त ना हो जाए। तो अब इसके हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, वी आल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्ट मैनी मेडिसिनल प्लांट। आपको पता होगा प्लांट्स का यूज बहुत सारे मेडिसिन में होते हैं,
ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत है, क्यों? क्योंकि हमें मेडिसिन के यूज के लिए हम प्लांट्स का यूज करते हैं, इसलिए हम क्या नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए लाभदायक है, यानी उसका इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दे आल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग। ये क्या करते हैं, हमें कुछ ड्रॉट पावर्स और ट्रांसपोर्टेशन होता है ना किसके माध्यम से, कैमल्स हो गए, है ना, और एलिफेंट, पहले तो और हाँ डंकी हो गया, जिससे क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या देते हैं, मीट मतलब मांस के लिए खाने पीने, एग्स हो गए। ठीक है, इन चीजों हमें जरूरत पड़ता है किसका, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। मछलियां क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन से भरा हुआ ना, न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड, जिसमें बहुत अच्छा क्या होता है, पोषण युक्त, पोषण पता है? जो आपके तमाम प्रोटीन विटामिन के साथ मिलते हैं किसमें, मछलियों में। ठीक है, तो पोषण युक्त खाना मिलता है किसके माध्यम से, हमें मछलियों के माध्यम से। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा क्या है, मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। यानी बहुत सारे इंसेक्ट क्या होते हैं, पॉलिनेशन मतलब उस चीज को, जैसे क्रॉप्स और फ्रूट के लिए क्या होते हैं, फसलों के लिए बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, वो लाभदायक होते हैं, वो यूज होते हैं ना, कंपोस्ट करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह यूज होते हैं। वो क्या है, क्रॉप्स यानी फसलों के लिए और फ्रूट ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, कौन से, इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस हो गया किस चीज के लिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस अब देख लिया, तो थोड़ा सा और आगे हम क्या देखते हैं, मैप ऑफ इंडिया। नहीं, मैप तो भी पता है, मैप में क्या आता है कि हम अगर इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, अब यही इंपॉर्टेंस इसके लिए क्या बन जाता है कि हम इसे कंजर्व क्यों करेंगे, हम इसे कंजर्व क्यों करेंगे भाई, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व, हम इसे कंजर्व क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसका इंपॉर्टेंस पता है। इंपॉर्टेंस आपको पीछे पता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे कंजर्व करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दिए इससे, कंजर्वेशन इज एसेंशियल ड्यू टू excessive exploitation of plant and animals resources by human being। हमारे द्वारा जो प्लांट्स और एनिमल्स का, एनिमल्स के जो संसाधन है, एक रिसोर्सेज ही तो हमारे लिए, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है हमारे लिए, रिसोर्सेज ही है ना, तो उनका हम एक बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन यानी बहुत बड़ी मात्रा में अपने पर्पस के लिए उनका यूज करते हैं। इसलिए हमें जरूरत है क्या, किस चीज के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए। ठीक है, अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर इंडेंजर्ड, यानी कि लगभग 1300 प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट की स्पीशीज में प्रजातियां, 1300 ऐसे प्लांट्स की प्रजातियां हैं जो क्या है, इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। इंडेंजर मतलब विलुप्त हो चुके हैं। 20 स्पीशीज आर, सॉरी इंडेंजर मतलब खतरे के है ना, खतरे के खत्म होने की कगार पे। कितने प्लांट, लगभग 1300 प्लांट, और 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, 20 ऐसे स्पीशीज हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो लगभग खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, A few animal species are also endangered। कुछ ऐसे जानवर हैं जो क्या हो चुके हैं, endangered कंडीशन में आ चुके हैं, मतलब वो लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे कि टाइगर्स थे, टाइगर थे, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है टाइगर, अभी भी इंडेंजर में है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे यहाँ क्या लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कहाँ संख्या थी, 400 से 500 के आसपास टाइगर्स की संख्या खत्म हो चुकी है, आज लगभग है 1500 के आसपास, और ही ज्यादा हो चुका होगा, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है उसका, लेकिन आज भी क्या है, उसमें करीब 5 से 6 गुना इजाफा हो चुका है, किसमें, टाइगर्स की संख्या। ठीक है, लगभग 3500 के आसपास है, जहां तक याद है, 3000 से 3500 के बीच में। ठीक है, तो इतनी बड़ी मात्रा में आप क्या देखते हैं, इस टाइगर चलाने की वजह, ये किस लिए चलाता, कंजर्व करके इसको टाइगर किया, क्योंकि टाइगर क्या हो रहे थे, धीरे धीरे इंडेंजर हो चुके थे और एक्सटिंक्ट होने वाले थे। some have become extinct, यानी अब कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि राइनो, नहीं राइनो है, स्नो लेपर्ड, जिसके दांत बड़े बड़े हैं, वल्चर नहीं, पैंथर, डोडो एक पक्षी है, हाँ विलुप्त हो चुकी है। और जो आग फेंकता है, जिसके ऊपर आजकल मूवियां बनती हैं, जो मुंह से आग निकालता है ना, ड्रैगन सर वो पहले भी था, पहले ऐसा माना था कि उसकी बड़ी बड़ी हड्डियां पाई गई हैं बहुत जगह पे, तो वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, है ना सर। सिर्फ यहाँ से पूरे वर्ल्ड से इंडिया में थोड़ी कहीं भी थे तो वर्ल्ड में ही ना थे, धरती में ना, वो अब क्या हो चुके हैं, ऐसे विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर है ना, वही, हाँ डायनासोर, ठीक है, वो सब क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं। ठीक है,
अब क्या हम देखेंगे, हो ही सकता है। हमने पहला चीज क्या देखा, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का। पूछिए सर अभी आप बताएं कि टाइगर पहले प्रोजेक्ट टाइगर से तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पहले कम था। पहले कम हो चुका था काफी। तो सर ये पर रीजन क्या क्या इंडिया में ऐसा क्लाइमेट नहीं है? क्लाइमेट वैसे नहीं था, क्योंकि हम जंगलों को खत्म कर रहे थे, हम जंगल खत्म कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था, बहुत सारे जानवर गायब हो रहे थे। जानवर गायब हो रहे थे, टाइगर के पास क्या था, खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था मांस वगैरह, तो टाइगर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा, तो टाइगर्स की भी संख्या कम होने लगी। और हम जो है इंटरफेयर करते हैं कहाँ, फॉरेस्ट में, अपने पर्पस के लिए। तो वो हंटिंग वगैरह, बहुत बड़ी मात्रा में टाइगर्स की हंटिंग हो रही थी। राजा टाइगर का हंटिंग करना क्या होता था हमारे यहाँ, बहादुरी का, वो बहादुरी माना जाता था। ठीक है, ये सिचुएशन था। तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर, यानी अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते थे, बहुत बहादुर दिखाना चाहते थे, राजा महाराजा बड़ी मात्रा में क्या किए, टाइगर्स का हंट किया करते थे। ठीक है, तो ये सारे रीजन रहे जो टाइगर के विलुप्त होने के लिए। ठीक है, लेकिन हालांकि भला हो इस प्रोजेक्ट टाइगर का, जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, यानी उनकी संख्या फिर से वापस बढ़ने लगी। ठीक है, फिर द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर, और यानी कि ये जो नेचर में ये थ्रेट, यानी कि ये जो रीजन ये विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कारण एंडेंजर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, यानी रीजन क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में कि क्या क्या ऐसे कॉजेस क्या है, यानी रीजंस ऐसे कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। तो पहला समस्या क्या होगा, हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यानी बेचने खरीदने बेचने के लिए जो लालची हंटर्स होते हैं, ग्रीडी हंटर्स ना, वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में हंटिंग करते हैं। तो एक रीजन हुआ कि जानवरों का विलुप्त होने का पीछे का रीजन क्या हो गया, आपका हंटिंग। सर अभी भी टाइगर लेदर बिकता है। पुष्पा मूवी चलिए, हाँ, उसमें क्या होता है, सैंडलवुड, यस सर, बाकी सैंडलवुड मतलब चंदन चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी के लिए क्या चल रहा है वहां, क्या उसने दिखाता है, स्मगलिंग दिखाता ना, वो क्या है, वो ग्रेडी हंटिंग ही तो है। बड़ी मात्रा में उसके किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पस, पैसे कमाने के लिए तो यूज हो रहा है ना वहां पे। तो वो क्या है, एक रीजन बनता है किस चीज का, उसके एक्सटिंक्ट होने का। तो सैंडलवुड क्या होगा, एक्सटिंक्ट होगा, किसकी वजह से, हंटिंग, है ना, बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, उसकी कटाई की जा रही है, किसकी, सैंडलवुड की। ठीक, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सैंडलवुड को काटना हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। ठीक है, इलीगल हो चुका है। और अगला पॉइंट क्या हम देखेंगे, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हमारे इंडस्ट्री से केमिकल और जो वहां से वेस्ट निकल रहा है, केमिकल तमाम निकल रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में, वो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्लांट्स को और एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, क्या होता है एलियन स्पीसीज, यानी बाहर से आए कुछ ऐसे, कभी आपने देखा है किसी एरियाज में कुछ ऐसी घास आ जाती है, घासें आ जाती है जो, जैसे कि गाजर घास क्या है, एक एलियन स्पीसीज ही है। ठीक है, जहां पे वो आती है वो फिर अपना वहां पे क्या बना लेती है, पूरा का पूरा हब बना लेती है, यानी ज्यादातर पूरा का पूरा वहां पे गाजर घास ही उगना शुरू हो जाएगा, जो वहां की स्पीसीज होती थी, जो वहां जैसे इस जगह पे मान लीजिए गेहूं उगाई जाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि गेहूं उगाई जाती थी, अब आ गया यहाँ पे कहाँ, एलियन स्पीसीज के रूप में गाजर घास आ गया और वो पूरा इस एरिया को कवर कर लिया। अब यहाँ पे क्या, इसका जो फर्टिलिटी रेट था वो खत्म कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, गेहूं यहाँ पे उगाया नहीं जा सकेगा। वही चीज कह रहा है कि नई एलियन स्पीसीज, यानी कहीं बाहर से आई हुई कोई स्पीसीज होती है जो क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। बस नहीं, क्या कह रहा है इंग्लिश में, समझ में आया कि नहीं है? ये जो था नील से नील का था, नील की खेती, नील की खेती नहीं, नील की खेती दूसरा मैटर था। सही है, अभी तक मालूम नहीं पड़ा। फर्टिलिटी कम करता था, लेकिन नील की खेती कॉमर्शियल पर्पस से हम यूज करते थे। सही अननोन है, मतलब मालूम नहीं है कि कैसे क्या? होता है, कैसे, मतलब एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीसीज मतलब, एलियन स्पीसीज का एलियन क्या होते हैं, एलियन मंगल ग्रह से आते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो बाहर से स्पीसीज कोई आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो नेचुरली हमारे यहाँ होने वाले स्पीसीज हैं उसको क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और खुद वहां पे हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, यानी बड़ी मात्रा में वही जो है वहां पे उगने लगते हैं। बात समझ आई, एलियन स्पीसीज क्या कह रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन, कल्टीवेशन और रहने के लिए, और क्या कल्टीवेशन के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटाई करते हैं। ठीक है, एक रीजन ये भी हो गया। तो पहला रीजन हो गया हंटिंग बाय, पहला रीजन क्या हो जाएगा, हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स
हंटर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ये हो गया पहला रीजन आपका। दूसरा हो गया पॉल्यूशन, इसका इंडस्ट्रियल वेस्ट का। तीसरा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, और चौथा हो गया रेगुलर कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर ब्रिंगिंग टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन। ठीक है, कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लिए जो हम बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं, वो भी एक रीजन बनता है किस चीज का, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ को खत्म करने में उसका बड़ा योगदान होता है। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक? बात समझ आई? अब जब हम लोग इतना देख लिए तो अब क्या देखते हैं, अब क्या देखेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से उपाय किए हैं। ठीक है, आपने समस्या जान लिया, समस्या क्या है नेचुरल वेजिटेशन को लेके कि बड़ी मात्रा में कटाई नहीं हो रहा है। ठीक है, जब समस्या जान लिया तो आगे ये देखना है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से तरीके रहे, किस चीज के लिए, कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला देखिए गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स। गवर्नमेंट हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि मैंने एक तो बता ही दिया क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और ये एक सफल प्रोजेक्ट रहा। ठीक है, जैसे कि अभी मेरी गंगा को सुरक्षा के लिए क्या क्या स्वच्छ गंगा मिशन चलाया गया, वो भी क्या था, गवर्नमेंट का स्टेप था ना। तो अब क्या देखते हैं हम, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। तो हमारे टोटल बायोस्फीयर कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 12 आउट ऑफ दीज have been included in the world network of biosphere reserve। और उसमें से जो 12 यानी हमारे यहाँ कितने 18, और उसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो किस लिस्ट में आते हैं, नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। किसमें, पूरे वर्ल्ड की जो नेटवर्क लिस्ट होता है ना, ये लिस्ट जारी होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें क्या होते हैं 12 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल होते हैं। बात समझ आई? ये था हमारा पहला इनिशिएटिव, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ, बात समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है। कुछ ऐसे एक एरियाज है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको, किसको प्रोटेक्ट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए हमारे यहाँ, 1 2 3 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 12 20 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 20। किसने बता दिया, लिखा है सर 20, कहाँ 18 है, 12 पाई जाती है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, और 12 हमारे यहाँ क्या, 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल है, वर्ल्ड बायोस्फीयर के रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। बस समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तो हमारे टोटल कितने हो गए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से, सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, सुंदरवन डेल्टा, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात के पास। कहाँ पे है, गुजरात के पास, अरबियन सी में है ना। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी नहीं पता, तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी होते हैं। ठीक है, कर्नाटक के भी कुछ एरिया कवर करते हैं। नंदा देवी ये कहाँ पे है, नंदा देवी साउथ में है। उत्तराखंड, नोकरे सिक्किम, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, मानस, मानस ऊपर है, मानस मंदिर खाना है वो नहीं, नॉर्थ में मानस असम में, असम बोलना। ठीक है। कच्छ कहाँ पे, गुजरात में। ऐसे ही शेषाचलम है, सिमिलपाल है, दिबांग है, देब्रू सिखोवा है, अगस्त मलाई है, कांगचेंजोंग ये है, और ये क्या है, पंचमढ़ी है जो कि मध्य प्रदेश में है। अचानक मार्ग अमरकंटक ये भी ये छत्तीसगढ़ में है। कोल्ड डिजर्ट हो गया, और पन्ना जो कि क्या है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये टोटल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। बात सुन आई? तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ बना कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला गवर्नमेंट का स्टेप क्या था कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ मिला। और दूसरा क्या और क्या इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटैनिकल गार्डन। तो बहुत सारे ऐसे बोटैनिकल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जिसको क्या होता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जो ऐसे ही कंजर्व, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है उसी तरीके से कुछ उससे छोटे एरियाज होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बोटैनिकल गार्डन, जहां पे क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में किसी तरीके से मानव लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि किसी भी तरीके से आप लोग एंटर नहीं कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन ये जो बोटैनिकल गार्डन होते हैं यहाँ पे एक सुरक्षा के माहौल, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा मतलब सुरक्षा के साथ आपको क्या करते हैं, एंटर करने का मौका मिलता है, वहाँ की जीव जंतुओं को आपको देखने का मौका मिलेगा, आप वहाँ के वेजिटेशन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है, कुछ अलाउ इसमें होता है, इसमें बोटैनिकल गार्डन, तो कुछ बोटैनिकल गार्डन बनाए गए, तमाम प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रैनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए किसने, गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है। अगला क्या है, 106 नेशनल पार्क, टोटल नेशनल पार्क हमारे यहाँ कितने हैं, 106 नेशनल पार्क हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे यहाँ पाया जाए, और एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। बात समझ आई, यानी नेचुरल हेरिटेज को जो नेचुरल प्राकृतिक जो हेरिटेज है उसको क्या करेंगे दोस्तों, कंजर्व करके सुरक्षित रखने के लिए 106 नेशनल पार्क, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और तमाम बोटैनिकल गार्डन्स भी हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिया में। तो इन सब को फंडिंग कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरीके से एक लास्ट टॉपिक क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेशन आपको पता ही है, यस ऐसा पता है ना, ऐसी पक्षियां अभी आप वाराणसी में भी देख रहे होंगे, बहुत सारी है ना, साइबेरियन बर्ड्स जो है इस टाइम आती है ठंड के टाइम पे, ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बर्ड्स का माइग्रेट करना, ठीक है, ये क्या कहलाती है, माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। विंटर के टाइम पे ये ज्यादा होती है, जब हमारा विंटर होता है उस टाइम पे साइबेरियन जो है पक्षियां कहां पे आती हैं, हमारे एरिया में आती हैं, या फिर और भी तमाम जगह, रन ऑफ कच्छ यानी कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज में भी साइबेरियन पक्षियां जाती हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। बात समझ आ गया। और ये देखिए थोड़ा सा मैप इसको हम दिखा देते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है। देखिए मानस कहाँ पे है, असम में। ये कौन सा है, महानदी। ये काजीरंगा, ये भी असम में पाया जाता है। ये दो यानी मानस और काजीरंगा ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां गोला बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, राजा जी हो गए, कॉर्बेट हो गए, और दुधवा। दुधवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी एक जिला है, ठीक है, वहां पे दुधवा है। और कान्हा देख लीजिए मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। और कोई संजयवाल गिर को कर सकते हैं, ठीक है। रणथंभौर हो गया, ये कहाँ पे है, रणथंभौर राजस्थान में, ठीक है। इस तरीके से क्या है, तो बहुत सारे राजस्थान में नहीं है सर, फिर ये इसके ऊपर क्या लिखा है, कहाँ पे, ये केवलादेव, केवलादेव खाना, केवला, ये क्या है, सरिस्का, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज, ये सब इसमें दिए हुए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये दिखा है ना, ये जितने भी रेड कलर के गोले से बने हुए ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी क्या है, जो स्टार करके इस तरीके से बना हुआ है, जैसे कि वेदांत थांगल, और ये क्या है, रंगल किट्टू। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जैसे कि गुंडी हो गया, बांदीपुर हो गया, संजय गांधी पास में, हाँ ऊपर है, ऊपर है ना, कहाँ पे, वो रहा सर, वो क्या नाम, गोवा के पास, गोवा के पास नहीं, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये रहा संजय गांधी ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क्स वगैरह इस मैप में दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंस था वो हमने बता दिया। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लीजिए एक बार। एक्सरसाइज में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन जो हमारे केबीसी में चलता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, स्टार्ट करें। कौन बनेगा करोड़पति, है ना। तो पहला क्वेश्चन, पिछली बार तो हम बोल रहे थे क्योंकि हम इस बोर्ड पे थे नहीं, अब इस बोर्ड पे हैं, तो हम क्या कहते हैं, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग। चलिए रबर जो है इसका कैसे चलेगा ना, हाँ किसमें बताइए, ट्रॉपिकल। चलिए 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए, चलिए इसमें लॉक किया गया, डी में लॉक कीजिए। कौन कौन डी के सपोर्ट में है, सब के सब, बहुत बढ़िया। तो सब लोग जीत गए 1 करोड़ रुपए, चलिए ठीक है। अगला 5 करोड़ का, अगला सवाल 500 का, कौन सा, सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन 100 सिंकोना ट्रीज, 100 सेंटीमीटर, 100 सिंकोना ट्रीज। ऑप्शन में ये आगे किसमें है, कौन से फॉरेस्ट में आएंगे, वो उसमें रेडिएशन में
सीरियस सीरियस नहीं, नहीं। 5 करोड़ का सवाल है, थोड़ा सा मेहनत करिए। अरे खोजो ध्यान। हाँ मैं अच्छा, ऑप्शन कौन से सर ये बताओ, ए बी सी डी में से। सर लेस देन 50 ऑप्शन सेंटीमीटर। ए 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 D, सेंटीमीटर, sir, D, ऑप्शन सी 70 ऑप्शन सेंटीमीटर, सी। ऑप्शन डी। डी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। सर ए होगा तो सी होगा। अरे एक बताओ ना, ए ए के सपोर्ट में कौन है? 3 लोग। डी के सपोर्ट में कौन है? सी के सपोर्ट में हम। 1 लोग। सी के सपोर्ट में कौन है? और आप निष्क्रिय हैं। तो ऑप्शन इज ए। तो जो 3 लोगों ने जीत लिया है 5 करोड़ रुपए, बाकी लोग 1 करोड़ रुपए लाके खुद दे देंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन होगा 10 करोड़ का। क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व? हाँ बताएं। सिमलीपाल वेस्ट बायोस्फीयर बंगाल। रिजर्व। सर वेस्ट। सर ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्टेट डी। चलिए वेरी स्पेशल। ऑप्शन ए पंजाब, कोई है ऐसा पंजाब को मानता है? सर, कोई नहीं, ठीक है। पंजाब ऑप्शन कोई बी दूर से। दिल्ली, कोई मानता है हो नहीं दिल्ली? सकता है। ऑप्शन सी उड़ीसा, उड़ीसा हो नहीं सकता है। 2 लोग सपोर्ट में है। ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, हाँ। और बाकी लोग ओडिशा। बाकी लोग ऑप्शन ओडिशा सर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। C कहाँ है? 10 करोड़ रुपए आपको सर स्टेट 2 लोगों को, ठीक है? बाकी जो 5 सर बाकी जो 5 करोड़ पिछले वाले क्वेश्चन में जीता हुआ था वो सर, वापस सर, करेंगे, सर। ठीक है? तो 10 करोड़ जीता है इसमें सर, सर। 2 लोग। नहीं तीन हाँ उड़ीसा एक मिनट बस, चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी उड़ीसा, ठीक है? Which one of the following biosphere reserve of India is not included in the world network of biosphere? चलिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा हम देते हैं किसका 50 करोड़। चलिए सर ऑप्शन डी अब ये क्वेश्चन जो बताएगा उसको 50 करोड़ रुपए मिलेगा। चलिए बताइए, सोच के बताइए। Which one of the following biosphere reserve, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे कौन से इसमें से ऐसा कौन सा है जो biosphere reserve में शामिल नहीं? ऑप्शन डी किसमें? वर्ल्ड नेटवर्क biosphere reserve। मैंने बताया था ना कि टोटल 18 biosphere reserve है ना? Yes, sir. 12 ऐसे हैं जो किसमें आते हैं? वर्ल्ड नेटवर्क biosphere reserve, ठीक है? ये कह रहा है कि उस 12 में से इनमें से ऐसे कौन से जो शामिल नहीं है? ऑप्शन डी ऑप्शन हाँ सही है। ऑप्शन डी। बताओ। ऑप्शन डी। कौन कौन है? ए मानस, कोई है? नहीं। बी नीलगिरी, समन नहीं, सी गल्फ ऑफ मन्नार, 1 लोग, पन्ना, डी सारे सब के सब 50 करोड़ हार गए, ठीक है? तो हिसाब किताब हमारा हो गया बराबर, ठीक है? यहाँ पे आंसर क्या है? मानस। मानस जो था वो पहले इसमें आता था, पहले इसमें शामिल था, लेकिन बाद में क्या किया गया उसको हटा दिया गया, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा हमेशा। मानस जैसे आएगा क्लिक हो जाएगा, तो मस्ती में होगी पढ़ाई, ठीक है? ये पांचों हो गया। आगे देखिए व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व बताया हुआ है, ठीक? नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो ये सब आप लोग कर लेंगे, ठीक है? सारा बहुत डिटेल के साथ बता दिया है। अब हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है? इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है और हम अब अगला चैप्टर फिर से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नो सर ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर हम एक साथ खत्म कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है? पॉपुलेशन लास्ट चैप्टर है, उसको खत्म कर लेते हैं। तो एक कम से कम ये हो कि हमारा एक बुक खत्म हो चुका है। सर 500 खत्म हो गई सर। छोड़ी हिस्ट्री लंबा होता है भाई। नहीं हिस्ट्री को समय नहीं लगेगा ना, पॉपुलेशन को 2 दिन में फिर से खत्म कर देंगे, 2 दिन इसको लगा खत्म करने में। अगर बोर्ड ऐसे ही मिल गया तो 2 दिन का टाइम और बस लगेगा, 2 दिन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद आराम से हिस्ट्री के लिए निश्चिंत होकर पढ़ाएंगे ना, जिसमें प्रेशर ना रहे, ठीक है? हिस्ट्री पढ़ाने में क्या होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी कहानियां बतानी पड़ती है, तो एक लंबा समय खींच जाता है, 15 से 20 दिन लगता है। टाइम नहीं है सर, वही टाइम क्यों नहीं है? सर 27 पेपर है सर। 250 पेपर है ना, 27 से पहले मैं गारंटी दे रहा हूँ करवा दूंगा बस। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स पॉलिटी का देखते हैं हिस्ट्री कितने दिन का पहले खत्म होता है। अगर लगातार क्लासेस हुई तो 4 से 5 दिन का काम है। बात समझ आई? लगातार क्लासेस हुई तो 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा।